और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कहा यह जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। इसके अलावा कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की तारीखों का भी ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि दोपहर 3 बजे आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उम्मीद यही है कि आज लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। और जो खबरें अभी तक आई हैं उसके मुताबिक हो सकता है 7 से 8 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव हो। इसके अलावा जिन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनकी तारीखों की घोषणा भी आज की जा सकती है। बीजेपी हैट्रिक के लिए यहां पर तैयार है और कांग्रेस वापसी के लिए बेकरार है। दोनों तरफ से चुनाव प्रचार की तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए प्रधानमंत्री दक्षिण के राज्यों का दौरा कर रहे हैं। आज देखना यह है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उसके बाद चुनाव किस दिशा की तरफ जाता है। आइए ऑफिस आइए। आज की इंपॉर्टेंस का कुछ भी सर आप दो शब्द। आज तो इम्पोर्टेंट है, देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी, तो वहीं बात करेंगे आपसे। तो चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का। संजीव, चुनाव आयोग की लग रहा है पूरी तैयारी है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि आज तारीखों की घोषणा हम कर देंगे। क्या लग रहा है आपको, जब घोषणा होगी 7 से 8 चरणों में होंगे? क्या डिटेल अभी तक खबरें आपके पास? जी हाँ, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हम लोगों ने सुनी और इस बार बड़ा खास ये है रवि कि एक दिन पहले एक प्रेस नोट के जरिए चुनाव आयोग ने ये बताया कि हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। अमूमन होता यही है कि उसी दिन ये खबर आती है सुबह सुबह कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तो ऐसे में जबकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों की सुविधा असुविधा का भी ज़रा ख्याल रखा गया। बहुत से कैबिनेट की बैठकें आज संपन्न हो जाएंगी फर्स्ट हाफ में। देश भर में बहुत सी ऐसी बातें जो कि सरकारें कहना चाहती है अपने लोगों से, वो कह पाएंगे अपने फैसलों के ज़रिए और फिर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। रवि, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के विज्ञान भवन पर और विज्ञान भवन में हमारे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं यही घोषणा है भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की घोषणा, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि 3 बजे होंगे। और मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं ये है दिल्ली का विज्ञान भवन। दिल्ली का विज्ञान भवन जहां विशेष तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। चुनाव आयोग में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न होकर के विज्ञान भवन में होने जा रहा है, जहां आप जानते हैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस होते हैं। अब रही बात कि क्या शेड्यूल रहने वाला है, देखिए शेड्यूल के बारे में जैसा कि आपने बताया 7 चरणों के चुनाव पिछली दफ़ा हुए थे और कुछ उसी तरह के हालात इस बार भी रहने वाले हैं। ख़ासतौर पर बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं वो 7 चरणों में होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। और चूँकि पिछली दफ़ा जो चुनाव की घोषणा थी वो 10 मार्च को हुई थी और इस बार 16 मार्च है आज की तारीख, तो 6 दिन विलम्ब से हो रहा है। तो पिछली दफ़ा 11 अप्रैल से लेकर के 19 मई तक चुनाव चला था। तो मानकर चलिए कि इस बार 16 या 17 मई से पहले चरण का मतदान होगा और अगर 7 चरणों में चुनाव होते हैं तो ये चुनाव जो है वो आपको 19 मई से बढ़कर के 25 मई के आसपास खत्म होता दिखाई पड़ेगा। मतगणना 23 मई को हुई थी, तो इस बार कुछ दिन उसमें भी जोड़ लीजिए, 27 या 28 मई को हो सकता है कि मतगणना हो। चूँकि इस बार का जो लोकसभा है यानी कि 17वीं लोकसभा जो है रवि, उसका कार्यकाल 17 जून 2024 तक है। तो जाहिर है कि काफ़ी समय है सरकार बनाने के लिए। और क्या शेड्यूल आता है, क्या इस प्रकार आता है या कुछ उसमें नई बात होगी, ये देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चुनावी रणभेरी आज बजने वाली है। सीधा रुक करते हैं, मेरे सहयोगी अमिताभ पटना से हमारे साथ बने हुए। अमिताभ, आपकी तरफ रुक कर रहा हूं। आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं अभी किसी भी गठबंधन ने सीटों का ऐलान नहीं किया है, चाहे बीजेपी हो चाहे फिर महागठबंधन हो। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में प्रशासनिक तैयारियां तो हो चुकी हैं, लेकिन अगर हम राजनीतिक दलों की बात करें तो ना तो एनडीए और ना ही इंडिया, किसी भी गठबंधन ने अभी तक अपने प्रत्याशियों, यहाँ तक कि जो उनकी सीटों की जो दावेदारी है, जो गठबंधन का जो स्वरूप है वो भी अभी तक क्लियर नहीं किया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 1-2 दिन में होगा। आज देखिए कांग्रेस की एक बड़ी बैठक आज पटना में होने वाली है, जिसमें कुछ जो केंद्रीय पर्यवेक्षक है वो भी पटना में मौजूद रहेंगे और इस बैठक के बाद कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। और जिस तरीके से पिछले दिनों आरजेडी में बैठक हुई थी, जिसमें
आरजेडी के साथ साथ वामपंथी पार्टियों के सदस्य वहां पे शामिल थे, लेकिन कांग्रेस उसमें नहीं थी। कांग्रेस आज की बैठक का इंतजार कर रही थी और आज की बैठक में स्पष्ट हो जाएगी कि कांग्रेस कितने सीटों पर दावा करती है और कौन कौन उसके उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ एनडीए को में दिल्ली में जो भी बैठक चल रही है उसमें अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। चिराग पासवान को लेकर जो उहापोह की स्थिति थी वो क्लियर हो गई है, लेकिन पशुपति पारस को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है और यही वजह है कि अभी तक एनडीए में भी जो सीटों का तालमेल हो या फिर उम्मीदवारों की घोषणा हो वो अभी तक नहीं हो पाई है। बीजेपी की 2 लिस्ट आ गई है, लेकिन बिहार से उसमें एक भी नाम नहीं है। तो देखिए दोनों बड़े गठबंधन जो हैं वहाँ भी अभी तक बिहार में अपने पत्ते नहीं खोले हैं और पहले आप वाली स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हम बात करें प्रशासनिक तैयारियों की, तो फरवरी के महीने में चुनाव आयोग की टीम पटना आई हुई थी। 3 दिनों तक वो पटना में रही थी और इस दौरान बिहार और झारखंड को लेकर तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया था और उसके बाद यहाँ की जो तैयारी थी, जो आवश्यक निर्देश थे वो अधिकारियों को दिए थे और जिला प्रशासन की तरफ से वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ठीक है। लखनऊ से हमारे साथ अशोक तिवारी बने हुए। अशोक, अगर दिल्ली की कहते हैं सियासन हासिल करना है, सत्ता हासिल करनी है, तो रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। यूपी में किस तरह की तैयारियां लग रही हैं आपको? बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, गठबंधन हो चुका है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। क्या लग रहा है आपको, क्या समीकरण होंगे इस बारी लोकसभा चुनाव 2024 में? देखिए, दरअसल उत्तर प्रदेश, जो बात आपने कही कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, इसमें कहीं भी कोई संशय की बात नहीं है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां सबसे ज्यादा तेजी से देखी जा रही हैं। अगर आप बीजेपी की बात कीजिए तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों का दौरा लगातार वो कर रहे हैं। लगातार उनकी जनसभाएं, चाहे पश्चिम हो चाहे पूरब हो, लगातार उनकी जनसभाएं देखने को मिल रही हैं। उनके जो सहयोगी दल है वो भी लगातार, चूंकि सहयोगी दल और बीजेपी के बीच जो सीटों के बंटवारे की बातचीत थी वो भी लगभग फाइनल हो चुकी है। सुभाषपा को भी एक सीट दे दी गई है, निषाद पार्टी को भी सीट दे दी गई है। तो गठबंधन के सहयोगियों के साथ बीजेपी पूरी जोर शोर से उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें जीतने का संकल्प लेकर इस बार बीजेपी ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है, उसी के तहत वो लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। तमाम सारे जो बीजेपी के बड़े नेता है वो लगातार अलग अलग जो जनपद है वहां पर संगठनात्मक बैठकें भी कर रहे हैं और लगातार जनसभाओं को भी संबोधित कर रहे हैं। दूसरी बात, जो इंडिया गठबंधन की बात अभी उठाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि उनकी तरफ से क्या तैयारियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन तय हो चुका है। कल जो अखिलेश यादव है उनकी तरफ से 7 और सीटों की घोषणा की गई थी, उसमें 1 सीट टीएमसी के हिस्से में भी दी गई है। तो कुल मिलाकर गठबंधन के स्वरूप को लगातार बड़ा करने की कोशिश इंडिया गठबंधन में भी की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मायावती, चूंकि इस बार उन्होंने अकेले चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर रखा है, उन्होंने अभी तक चूंकि प्रदेश तरफ से कोई भी सूची बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन जोनल कोऑर्डिनेटर्स के लेवल से 9 उम्मीदवारों की सूची अलग अलग जनपदों में मायावती की तरफ से भी जारी की गई है। उनकी तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि उनका जो मुस्लिम और दलित गठजोड़ का एक समीकरण, जिसके तहत वो हमेशा सियासी रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आती है, उसी के तहत इस बार भी वो टिकटों का बंटवारा कर रही है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भी एक साथ अभी कुछ आने वाले समय में आपको संयुक्त रैलियां दोनों की देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी आपको ध्यान होगा कि जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन का ऐलान हुआ था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच, तो उसके बाद राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने ठीक है यूपी में समीकरण जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी तरीके से बैठाने की कोशिश कर रही हैं। तैयारियां चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, दोनों ने अपने चुनाव प्रचार जो है वो शुरू कर दिए तारीखों की घोषणा से पहले ही। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, जहां मेरे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ बने। विनोद, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं और महाराष्ट्र में तो लड़ाई असली नकली की ज्यादा है, लोकसभा चुनाव से ज्यादा लड़ाई असली नकली की है कि असली शिवसेना कौन है, असली एनसीपी कौन है। इस बार साफ हो जाएगा ना कि लोग किसे असली शिवसेना मानते हैं, असली एनसीपी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के समीकरण? देखिए, अगर मैं आपको बात करूं, लोकसभा की 48 सीटें हैं, देश का दूसरा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की जो 48 सीटें हैं, इन सभी सीटों को जीतने के लिए महायुति एक तरफ है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की तैयारी चल रही है। देखो, सबसे पहले एक बात है, उद्धव ठाकरे हमेशा एक सभा में जाके यही बात कह रहे हैं कि इस बार की जो लड़ाई है वो असली और नकली की लड़ाई है। कल ही उन्होंने दक्षिण मुंबई सीट का जायजा लिया, कई शिवसेना की जो शाखाएं हैं उन्हें वहां पर भेंट दी और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में ये कहा कि अरविंद सावंत हमारे उम्मीदवार है। अगर यहाँ से राहुल नार्वेकर अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर उम्मीदवार होते हैं, अगर वो वहां पर आते वोट मांगने के लिए, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिए
कि असली शिवसेना किसकी है। तो यही सवाल वो पूछने के लिए कह रहे हैं और ये दिख भी रहा है। देखिए एक ओपिनियन पोल कल ही आया है, उस ओपिनियन पोल के हिसाब से एक संदर्भ के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि 20 सीटें यहां पर महाविकास आघाड़ी को दिखाई गई है। यानी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में 40 के पार 45 के पार, लेकिन यहाँ उतना पार यहाँ पर इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। इस बार मुकाबला यहाँ पर महाराष्ट्र में कड़ा होने वाला है। ग्रामीण जो इलाका है महाराष्ट्र के जहां पर सीटें हैं वहां पर सबसे ज्यादा असर। ठीक है, मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला। मुकाबला इतना आसान नहीं है क्योंकि दो पार्टियां जो हैं उनकी दो फाड़ हो चुकी है, शिवसेना और एनसीपी की। अब महाराष्ट्र की जनता को यह फैसला करना है कि कौन असली है कौन नकली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।